सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों मैं प्रवीण बड़सी और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। प्लीज इसमें शेयर करियो और अच्छे से देखियो समझियो। साथियों पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें जो मैं चर्चा कर रहा था आरक्षण मेरा हक है, इस प्रकार से वीडियो थी। वो वीडियो वैसे पुरानी थी लेकिन बाद में किसी साथी ने शेयर कर दी और शेयर करने के बाद में जो आरक्षण के विरोधी हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए जो जनरली हम सुनते हैं, समाज में देखते हैं। वो सवाल भर दिया वो अच्छे तरीके से। तो मैंने सोचा कि इनका मैं जवाब दूं। जितने भी जो सवाल थे सबको मैं नोटिस कर लिया, यहाँ लिखा मैंने पेज पे, और उनका जवाब देने के लिए तैयार किया अपने आप को। लेकिन फिर ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मुझे लगा कि जो मैं सवालों के जवाब दूंगा वो इतने अच्छे तरीके से नहीं दे पाऊंगा जितने अच्छे तरीके से हमारे साथी डॉक्टर विनोद कुमार जी दे सकते हैं। साथियों, मेरे फेसबुक पेज से आप डॉक्टर विनोद कुमार जी को पहले देख चुके होंगे। डॉक्टर विनोद कुमार जी जिनका गहरा अध्ययन है अंबेडकरी विचारधारा पर, इनका डॉक्टरेट का विषय भी अंबेडकरी विचारधारा और उनसे निकले राजनीतिक दल है। तो चीजों को बड़े अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं। तो साथियों, जो सवाल थे उन सवालों को नोटिस करके और प्रत्येक सवाल का जवाब आज दिया जाएगा। जिन्होंने सवालों के जवाब वास्तव में चाहिए हो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद ना हो, ईमानदारी हो, तो इस वीडियो ने अच्छे से देखियो। फिर कोई सवाल बचाओ फिर लिख दियो, फिर वीडियो बनावांगे। तो डॉक्टर साहब जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। और थैंक यू डॉक्टर साहब आपका कि आप समय निकाला आपने। डॉक्टर साहब मैंने एक वीडियो शेयर की जिस पर मैंने लिखा आरक्षण मेरा हक है, और वो वीडियो वायरल जब हुई तो उस पर बहुत सारे सवाल आए। डॉक्टर साहब जो सवाल हैं वो हम जनरली देखते हैं, सुनते हैं ऐसे। तो पहला ही सवाल है कि आरक्षण क्या है, और जिस प्रकार मैं बोल रहा था कि मेरा हक है तो विरोधी बोल रहे थे कि बेक है। तो डॉक्टर साहब एक बार इसको क्लियर करें कि आरक्षण है क्या वास्तव में, ये हमारा हक है या बेक सर? रिजर्वेशन जो है ये हक है, राइट है, ये भीख नहीं है। और हक इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में इसका वर्णन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 323, 332 में इसकी चर्चा है, वहां लिखा गया है जी। और संविधान ही किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का सबसे बड़ा दस्तावेज होता है, सबसे बड़ा उसी से सारे कानून निकलते हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता जी। जनता भी नहीं होती, जनता को भी फॉलो करना पड़ता है। जी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सरकार, वो भी बाद की बातें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट लिख दिया है कि संविधान में जो लिख दिया है कि ये एक राइट है, ये एक हक है, तो डेफिनेटली ये हक है, भीख नहीं है। मतलब संवैधानिक अधिकार है हमारा, इसलिए हम इसको हक बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कह सकते हो। और ये जो विरोध करते हैं दूसरे जो लोग हैं वो इसको भीख कहते हैं। इनको चलो भीख मान लेते, कैसे है बताओ? आपकी इच्छा है ना, ये तो बस उनकी इच्छा है, आपके पास जवाब है। और जो इसका विरोध करता है उसके पास जवाब नहीं, वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करे। आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं करे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके उसके आर्टिकल्स जो हैं उनको आप बता रहे हो, तो डेफिनेटली ये राइट है। डॉक्टर साहब आरक्षण है क्या फिर? आरक्षण देखो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लगभग दुनिया के सभी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें भी है, जो अनडेवलप है उनमें भी है, नाम अलग है उनका। जी। जैसे अमेरिका में इसको क्या कहते हैं? अमेरिका में इसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। जी। अब वहां पे 1964 में उन्होंने वहां पे लागू किया इसको। भारत का संविधान 1950 में जब इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी को, और भारत के संविधान को जब पूरी वर्ल्ड वाइड से जब ये डिस्क्लोज हुआ, तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं ये अमेरिका के और अन्य जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके, उन सब ने उसको पढ़ा देखा है। तो उन्होंने इसमें से ये देखा कि भाई इनमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है जो हमारे संविधानों में नहीं है या हमारे पास नहीं है। तो उन देशों ने भी ये सोचा कि इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो एक समाज का जो सबसे दबा कुचला जो तबका है, जिसको दबाया गया हजारों सालों तक, उसको अगर अपलिफ्ट करना है, उसको ऊपर उठाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। जी। तो उसके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे था कि उसको ऊपर उठाना है ताकि समानता आए। और वही चीज उन लोगों ने भी सीखी, हमारे संविधान से सीखी। इसलिए 1964 में आता है अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन, वो भारत के संविधान के बाद आता है, उन्होंने लागू किया। साउथ अफ्रीका में लागू हुआ। साउथ अफ्रीका की तो क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन है, दक्षिण अफ्रीका की। हाँ, काफी बार ऐसा बोलते हैं जो आरक्षण विरोधी होते हैं
कि अगर अंबेडकर आज होते तो जरूर वे जो क्रिकेट टीम हमारी उसमें भी ऐसे बोलते कि इसमें दलित ऐसे होने चाहिए, हमारे छक्के चौके जो है वो कम होने चाहिए, बाउंड्री इस प्रकार से मतलब मजाक बनाते हैं कुछ लोग। हाँ, जब तर्क नहीं होते हैं ना लोगों के पास है, जी तो या तो मजाक उड़ाते हैं या फिर वो गाली गलौज पे उतरते हैं। अब तर्क उनके पास है नहीं। अब अगर स्पोर्ट्स में रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए इंडिया में, तो उसका मतलब ये चौके छक्के या जीत हार से रिलेटेड नहीं है। उसका मतलब यही निकलता है कि जो खेल है, जो हमारे देश में जो खिलाड़ी खेलते हैं, उस खेल में भी जो हजारों सालों से इस तबके को दबाया गया है, उसका पार्टिसिपेट हो, वो भी उसमें भागीदारी ले, वो भी अपना हिस्सेदारी ले, वो भी आगे बढ़ाएं, देश को खेल में बढ़ाएं, राजनीति में बढ़ाएं, हर क्षेत्र में बढ़ाएं। जी। ये पार्टिसिपेशन की बात है। डॉक्टर साहब, जैसे मैं समझ पाया जो आपकी चर्चा से कि आरक्षण जो है वो काफी लंबे समय से जिसको दबाया गया है उसको ऊपर लाने का एक प्रोसेस है, लेकिन इंडिया में इसकी जरूरत क्यों पड़ी सर? क्योंकि दबाया तो इंडिया में गया है। अब दबाया तो इंडिया में गया है और ज्यादा दबा गया है। हजारों सालों तक ये प्रोसेस रहा है। यहाँ के जो शास्त्र लिखे गए, धर्म ग्रंथ लिखे गए, उन धर्म ग्रंथों में है ये चर्चा कि इनको दबाया जाए, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है। तो दबाया गया, धर्मशास्त्रों में सब लिखा गया है और फिर स्मृतियों में लिखा गया है। अब लोगों को, जो लोग हैं, जो समाज में रहते हैं, उस समाज की सोच ही ऐसी हो गई कि ये दबाने लायक, इनको दबाना ही चाहिए। और जब ये चीजें चल रही थी तब तो चल रही थी, फिर पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन हुआ। जी जो दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर भी जागृति आई, क्योंकि उन समाजों में भी पूरी दुनिया में नेता पैदा हुए। जी जी भारत में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, ज्योतिराव फुले पैदा हुए, रामास्वामी नायकर, तमाम लोग पैदा हुए। वहाँ पे नेल्सन मंडेला अमेरिका में, उसमें साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हुए, अब्राहम लिंकन हुए अमेरिका में, और दुनिया के तमाम देशों में हुए। उन लोगों ने उनकी आवाज उठाई, आवाज उठाने से कि अब तो इनको हक देना पड़ेगा। फिर दुनिया भी बदल गई ना, कि लोकतांत्रिक मोड में दुनिया आई है, लोकतांत्रिक मोड में आई तो सभी की आवाजें वहां सुननी पड़ती हैं, सभी का महत्व है। तो इस वजह से ये चीजें ऊपर उभर के आई, ये देना पड़ा। जी। डॉक्टर साहब, जो दूसरा सवाल है वो मैं देख पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि हजारों सालों से दबाए गए थे, उनको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण को लागू कर दिया गया, आपने जैसा बताया, और वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो विरोधी लोग हैं उनका ये मानना है कि जिनमें क्वालिटी नहीं थी उनको ऊपर लाया गया आरक्षण के द्वारा, जिससे क्या हुआ, देश को बैकफुट पे धकेल दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि देश बैकफुट पे गया या हुआ है। अगर बैकफुट पे, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, उनके पास कोई अध्ययन नहीं है ये बात कहने का, बस अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं वो। इसके अलावा कुछ नहीं उनके पास, ना कोई रिसर्च है, ना कोई सर्वे है। अगर आप कोई रिसर्च देखोगे, सर्वे पढ़ोगे या और देखोगे इन सब चीजों को, तो जी वो इसके उलट हैं वो सारे। तो ऐसा नहीं कि बैकफुट पे गया, उससे पूछोगे कहाँ पे बैकफुट पे गया, कौन सी जगह पे गया, कहीं डॉक्टर नहीं। साहब, डॉक्टर साहब ठीक है, उन्होंने तो बोल दिया कि बैकफुट पे गया, उनके पास आंकड़े नहीं है, आप बोल रहे हो, और ऐसा आंकड़े पेश करते भी नहीं हो। लेकिन उनका एक सवाल और बन जाता है कि आरक्षण को पा करके दलितों ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया, क्या कर लिया, क्या बदल दिया उन्होंने? हाँ, देखो, क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। जी बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में एक आंकड़ा पेश करते हैं, अंग्रेजों के जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो साहब। अब उनके सामने एक, जो यूपीएस, उसमें आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस, आज वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है। जी उसमें पूरे देश का एक आंकड़ा, पूरे देश का मतलब उसमें पाकिस्तान जो आज का, वो भी भारत में था, 1942 की बात है। वहां पे लगभग 455 के आसपास आईसीएस अधिकारी पूरे देश भर में थे। जी और उसमें जो अछूत समाज जिसको बनाया गया था, अछूत बनाया गया, जिन लोगों को हजारों सालों तक अछूत रखा, उस समुदाय का सिर्फ एक आईसीएस अधिकारी था, वो भी प्रमोटी। अभी 2013 में एक यूजीसी के चेयरमैन हुए हैं, अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, आ जाएगा मुझे। जी प्रोफेसर रहे हैं जेएनयू में। अब उन्होंने भी एक ऐसे ही पूरे देश का सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं, उनका एक आंकड़ा पेश किया। उसमें कम से कम भी 4000 के आसपास मिल गए।
कहाँ वो 1942 है, कहाँ 2013 के आसपास की जो बातें हैं देखोगे तो जहाँ एक सिविल सर्विस अधिकारी होता था वहां पे 4000 के आसपास हो गई। ये परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, आप देखोगे जिन लोगों को हजारों सालों तक अछूत बना गया, उनको डिप्रेस रखा गया, उनके सारे सबके मकान देखो कैसे होते थे। अगर 40 साल पहले 50 साल पहले उनके मकान देखोगे सबके कच्चे मकान थे। उनका खाना देखोगे, आज उनके मकान देखोगे, उनके मकान बदल गए हैं, उनकी भाषा बदल गई, उनके कपड़े बदल गए हैं, उनके रहन सहन बदल गए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जो लोग विरोध करते हैं ना, आपने भी बोला है और उनकी व्यवस्था भी ऐसी थी कि इनको तो दबाए रखने लायक है, ये दबा के रखो। अब वो तो चाहते थे कि यहीं तक रहें। अब यहाँ से अगर हमारा डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया हमारा, हम ऊपर चले गए, तो हमारा पर्सनल डेवलपमेंट हुआ ना, वो इसको तो थोड़ी आंकेंगे सर। वो यहाँ इस चर्चा को लेके जाएंगे कि देश में क्या परिवर्तित हुआ। देखो, देश आखिर समझते क्या है? देश का क्या मतलब है? समाज है, देश है, वो आदमी से ही तो बनता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ 4000 के आसपास सिविल सर्वेंट हुए हैं। अब वो किसी एक घर में या व्यक्तिगत तो नहीं, 4000 किसी एक गांव के एक शहर के तो नहीं, पूरे देश भर में है वो। जी। और पूरे देश का आंकड़ा है। और वो देश को चलाने में उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, चला ही रहे हैं देश को। वो उस समय भी चला रहे थे जब आजादी के बाद जब से ये चीजें उनको मिलनी शुरू हुई, आज भी चला रहे, आगे भी चलाते रहे। अब ये जो बात है ना कि व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत नहीं होता। ये इनका असर पूरे समाज पे पड़ता है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक पंजाब में एक IAS अधिकारी थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको मुंबई बुलाया कि आप मेरे पास आइए, मुझे आपसे बात करनी है। जी। तो बाबा साहब के पास पंजाब से उधर गए और बाबा साहब ने उनको कहा कि आप इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो? बोला हाँ जाता हूँ। तो ठीक है, जब आप इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो ना, तो जो ये अछूत समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, आप इनके जो मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं, उनमें वो वॉकिंग किया करो। जी। बोला ठीक है साहब, वो तो कर लूंगा। काम क्या था, बात क्या करनी थी? बोला यही बात थी। अब वापस आ गया। पूरे मुंबई से दिल्ली ओ पंजाब तक सोचते सोचते ये कौन सी बात हो गई। अब वो घूमने लगा ऐसे, चलो भाई। अब घूम करके देख रहा है कि एक जगह एक बच्चे को एक माँ पीट रही थी, रो रहा था। वो बोला मुझे स्कूल जाना, मुझे काम पे नहीं जाना। उस समय सारे के सारे बच्चे क्या करते, मजदूरी करते थे। और वो बोला कि मुझे पढ़ना है। तो उसके जो फादर हैं, पेरेंट्स है, वो बोल रहे हैं कि पढ़ लिख करके तू क्या बनेगा? क्या कोई चमार गया? जो लड़के लड़कियां हैं क्या कोई DC बनते हैं क्या? और वो बाई कास्ट चमार ही था। उसने सुनी ये शब्द। जी। सुनने के बाद फिर उसने कहा कि आप इसको पढ़ाइए। और पढ़ा करके फिर देखा कि वो लड़का भी बहुत बड़ा अधिकारी बना। आज सैकड़ों की संख्या में अधिकारी हो गए। तो असर पड़ता है। एक बनता है ना तो 70 जगह उसके उदाहरण जाते हैं आसपास में कि मेरे गांव में ये बना, उस गांव में ये बना, उस गांव में ये बना। तो ऐसे ही डेवलपमेंट होता है, देख करके लोगों के अंदर भावना पैदा होती है। तो व्यक्तिगत नहीं है, ये सारा मामला सामूहिक है। जी डॉक्टर साहब, मैं फिर थोड़ा सा वहीं आऊंगा। जो बातें जो करते हैं ना, वो इस तरीके से सोचने वाले समझने वाले नहीं होते कि चीजों को ये देख सके कि जो ये दबा कुचला समाज है, इसका डेवलपमेंट भी देश का डेवलपमेंट है। वो जिस प्रकार से ना आरक्षित जो वर्ग है, उसके जो लोग हैं, उन्होंने अगर कोई विशेष काम किया हो, उसको ही काउंट करके वो ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे हम मतलब टीना डाबी का एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बार हमारे लोग भी देते हैं, वो भी बोल देते हैं एक आध बार ऐसा कि एक तो हुआ है परिवर्तन, उन्होंने देखो UPSC में टॉप किया है। अगर मान लीजिए कि आरक्षण ना होता तो उसके परिवार वाले इस प्रकार से नहीं पहुंच पाते, तो नहीं पढ़ पाता ये। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोग हैं, ये पर्टिकुलर एक ही जगह रहते हैं, तो इनको कैसे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो एक ही जगह रहते हैं, उनकी भावना, उनकी मानसिकता बनी हुई ऐसी है वो। उसके बाहर वो सोच भी नहीं सकते ना। जैसे मैंने बताया कि उन लोगों की जो परवरिश है, उस परवरिश में ही ये खोट है। ये वहां से उनकी मानसिकता बनी है भाई। और वो बस चाहते ही ये हैं कि ये लोग दबे कुचले रहें। अगर वो थोड़ा सा समझे इन चीजों को कि भाई रिजर्वेशन जो है वो एक अवसर है, बस उसको एंट्री का अवसर देता है उसमें। अब मान ली 10 सीट है रिजर्व कैटेगरी की, वहां बंदे 10,000 हैं। अब 10 को ही लेना है। अब 10 कौन आएंगे? जो उन 10,000 में सबसे ज्यादा मेहनती होंगे वही आएंगे। अच्छा, अब जैसे मैं डॉक्टर का उदाहरण दूं, रिजर्वेशन जैसे डॉक्टर में आया, अब डॉक्टर के उसमें तो एंट्री तो हो गई। अब क्लास में तो वही पढ़ाई करेंगे ना जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है, वो भी वही पढ़ते हैं, वो भी वही पढ़ते हैं।
जी, बिल्कुल। पढ़ाई करने के बाद फिर उनके एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, वहां तो कोई रिजर्वेशन, वहां तो सेम है। फिर फाइनल वो होता है, वाइवा होता है उनका, फाइनल एग्जाम होते हैं, वहां भी सेम है। पढ़ाई तो सेम हो गई ना, सब कुछ सेम हो गया। वो तो सिर्फ वहां एक एंट्री का एक रास्ता है ये, और ये रास्ता इसलिए दिया गया है क्योंकि हजारों सालों तक एंट्री पे बैन लिखा गया है कि इनकी एंट्री बैन है हर जगह, ना बोलने का ना सुनने का इनका कोई अधिकार नहीं था। तो ये एक रास्ता है, बस इतना ही है रिजर्वेशन का काम। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन रोजगार ये वहां जाकर के तो आदमी को अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी। जी, डॉक्टर साहब एक और जैसे आपने बताया ना अभी कि पढ़ाई तो सेम करनी पड़ती है, सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ भी आ जाता है कि लिखा आता है कई बार 33 नंबर वाला जज बन जाता है, 70 वाला रह जाता है, मेरिट जो है वो प्रभावित हो रही है। इससे जो है काबिलियत वाले जो है वो पीछे रह जाते हैं, बिना काबिलियत वाले आगे चले जाते हैं। ये फिर वो देश को जोड़ देते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है। देखो जी, ये जो बताया ना मैंने, जो सवर्ण मानसिकता है जिसको मनवादी मानसिकता भी कहते हैं, उसकी मानसिकता में, उसकी परवरिश में बचपन से खोट है ये। उनको उनके फैमिली मेंबर्स ने या उनके सोसाइटी ने, जिस समाज में पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, वहां पे ये बताया सिखाया नहीं गया है कि समानता का अधिकार होता है, सबसे समान भाव से व्यवहार करो, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा है तो गुण से है, वो कर्म से है, जाति से छोटा बड़ा नहीं होता। ये उनकी परवरिश में नहीं आता, नहीं आता तो उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती, फिर वो ऐसे ही करते हैं। और रही ये मेरिट की बात है कि मेरिट कंप्रोमाइज होती है। अब उनसे पूछा जाए कि मेरिट क्या होती है भाई, मेरिट की क्या डेफिनेशन है, वो बोलेंगे नंबर है। जी। अरे नंबर छोड़ना, तुम खेल में आ जा, स्पोर्ट्स में जाए, सिलेक्शन करना, जिस टीम में सिलेक्शन, वहां कोई इसी नंबर की एग्जाम, वहां कौन सा एग्जाम होता है, वहां तो कोई एग्जाम नहीं। मीडिया में जाना है, मीडिया में अगर भर्ती करने हैं 10 पत्रकार चाहिए, तो कौन से नंबर की जरूरत है, कौन से एग्जाम की जरूरत है, किसी एग्जाम की जरूरत नहीं, किसी नंबर की जरूरत नहीं, वहां क्या करोगे। गांव में सरपंच बनाना है, वहां तो कोई एग्जाम की जरूरत नहीं। अगर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, एकदम अच्छा व्यक्ति है, और जस्ट उसके सामने जो खड़े हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो थर्ड क्लास की भी मानसिकता रखते हैं और बेकार के हैं, तो वहां पे कौन सा नंबर है, वहां कौन सी मेरिट है। मेरिट कंप्रोमाइज भी वही लोग करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ मेरिट कंप्रोमाइज नहीं होती, वो मेरिट कंप्रोमाइज ऐसे करते हैं कि उनके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम तरह के प्रोफेशनल्स जो इंस्टीट्यूशंस वो हैं, वहाँ पे अपने रिश्तेदारों को ले लेते हैं, वहाँ पे वो पैसे दे करके पेड सीट होती है उसको ले लेते, उससे मेरिट होती है कंप्रोमाइज, उससे सारा का सारा गलत रिजल्ट आता है। ये तो सारा का सारा पूर्वाग्रह है, उनके अंदर है। मैनेजमेंट कोटा भी होता होगा सर? हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट कोटा है, वो मैनेजमेंट कोटा है, उससे भी होता है, इससे मेरिट कंप्रोमाइज होती है, इससे नहीं होती, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा में जो आ गया है वो तो आ गया। अब डॉक्टर साहब जो बात है ना, हम जो बात कर रहे हैं और जो मेरी ऑडियंस कह लीजिए, जो मुझे देखते हैं समझते हैं, ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण इलाके से है। उनका जो सोचना ला लीजिए या फिर जो सवाल फेस करना ला लीजिए, वो सामान्य तौर पे होते हैं। और सामान्य तौर पे ये होता है कि एक कैटेगरी की जो कट ऑफ है, वो रह गई 78 पे, और एक जो 63 वाला है वो नौकरी लग गया। अब ये जो 65 वाला है, 66 वाला है, 70 वाला, 73 वाला है, वो रह गया। अब यहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। हाँ इसका क्या जवाब दोगे आप? हाँ, देखो बिल्कुल सीधा सीधा दिखता है कि भाई 78 वाला है, ये रह गया है, और ये 63 वाला 60 वाला है, ये सिलेक्शन हो गया इसका। हालांकि इतना अंतर होता नहीं है, फिर भी जी, मान लेते मान हैं, लेते हैं। होता हाँ, नहीं इतना। ये मैं तो डॉक्टर साहब 78 73 लिया आया, ये तो 30 और 70 थोड़ा सीधा है। हाँ वो विरोध करने, देखो वो लोग क्या होता है, अब उनको विरोध करना है। अब एक आधा उदाहरण मिल भी जाता है ऐसा, कभी कभी मिल जाता है कहीं कहीं। जी, वो एक मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अपवाद कहते हैं, अपवाद। अपवाद को लेकर के ही वो डिस्कशन करते हैं, और कुछ नहीं उनके पास। अब ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ना, नंबर की रिलैक्सेशन है, एज की रिलैक्सेशन है, और फीस भरते हैं ना, एग्जाम की फीस की होती है, उसमें रिलैक्सेशन है। अब ये देखा जाए कि ये क्यों दी गई है, इसके रिलैक्सेशन देने का पीछे का क्या इतिहास है, क्या आधार है, वहां चर्चा ना तो रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन ले रहा हो ना वो जाना चाहता, और विरोधी हो तो जाएगा ही क्यों। अगर थोड़ा सा वहां जा जाए ना,
तो ये चीजें भी बिल्कुल सही साबित होंगी। और ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये संविधान सभा में भी उठी थी जी। कि भाई ऐसे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसके बाबा साहब ने बड़े अच्छे से जवाब दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बड़े अच्छे से जवाब हैं। उसमें ये है कि भाई शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड क्लास का जो भी आदमी है, उसको आपको भर्ती करना है और उसकी मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ तक जाइए आप, जहाँ तक वो मिल जाए उसको लेके आइए। जी। अच्छा, एक बात है। और दूसरी बात क्या है, एक बच्चा खूब अच्छे घर में है, एक बच्चा, एक समुदाय ही पूरा ऐसा हमारे देश में, तो जहाँ पूरे पेरेंट्स हैं पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेट है, पूरी सोसाइटी, सारे रिश्तेदार पढ़े लिखे हैं। एक बच्चा आदिवासी का बच्चा हो, जंगल में रहता है, ना माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ना और कुछ पढ़ा लिखा, ना आसपास का माहौल में कोई पढ़ा लिखा उनको दिखता है, चारों तरफ उनके भेड़ बकरियां और जंगल है। वो बच्चा 100 में से 63 नंबर लेता है, और जिस बच्चे को सारी फैसिलिटी मिली हुई है, आज से नहीं हजारों सालों से मिल रही है, और उसको हजारों सालों से जंगल में गिराया गया है, वो 73 नंबर लेता है। अगर सामान्य चर्चा की जाए तो ये 63 नंबर जो लिए हैं इस आदिवासी के बच्चे ने, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है उस 73 वाले से, ये जी, ज्यादा बिल्कुल। आगे निकलेगा ये। इसको अगर ये इसको उल्टा कर दिया जाए, उस बच्चे, अडानी के, अंबानी के बच्चे को आदिवासियों के जंगल में छोड़ दे, और जंगल में से आदिवासी के बच्चे को लेकर के अडानी और अंबानियों के महल में रख दो, और फिर उनकी एजुकेशन होने दो, और फिर देखना फिर क्या होगा ये, अगर उल्टा हो जाए तो सिस्टम में। तो भाई ये बिल्कुल। चीजों को पैरेलल करने के लिए, जो उबड़ खाबड़ मचे हजारों सालों तक इस देश में, जो ऊंच नीच की खाई रही है, उसको समतल करने के लिए, उसको पाटने के लिए, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ता है, उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ता है। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे हैं, ठीक है, माँ है, बाप है, चारों बच्चों को समान भाव से देखते हैं, समान प्यार करते हैं। उनमें से एक बच्चा कमजोर हो गया है, बहुत कमजोर है, बीमार हो गया है, तो उसको लिए, इसके लिए अलग से डाइट रखेंगे कि वो इसको दूध है, बाकी बच्चों को दूध नहीं देंगे, भाई इसको दूध देना चाहिए, और उसको फ्रूट मिलेगा, दूध मिलेगा, उसकी सेवा अच्छे से की जाएगी। अब कहें कि ये भेदभाव हो गया, भेदभाव नहीं है, उसको समानता के स्तर पे लाने के लिए, उसके पैरेलल लाने के लिए। तो ये वही रिजर्वेशन है जो हजारों सालों से कमजोर रह गए हैं, दबाए गए हैं, डॉक्टर साहब, उनको। यहाँ एक सवाल और बन गया। एक सवाल ये बन गया, जो लोगों ने उठा भी रखा है, मैंने देखा है यहाँ पे। आपने कहा कि एंट्री करवा दी, जो काफी लंबे समय से जो दबे थे, कुचले थे, उनकी एंट्री करवा दी। उसकी एंट्री होगी एक बंदे की, वो जॉब लग गया। अब फिर वो क्या करेगा कि अपने बच्चे को भी जॉब लगवाएगा, फिर वो तैयारी करवा करके अपने बच्चों को भी, यू पीढ़ी दर पीढ़ी जो कामयाब जो लोग हैं, जो समाज में बोलते हैं नौकरी वालों को कामयाब है, वे अपने परिवार को ऐसा माहौल दे करके और आरक्षण के बलबूते पे आगे बढ़ते रहते हैं। और जो बेचारे जिनका घर में नौकरी नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, वो कंपटीशन से लड़ते हैं, वो रह जाते हैं। फिर ये सवाल आ जाता है कि जो एक बार आरक्षण ले लिया, अब उसने अपने भाई के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, देखो ये भी एक विरोध का तरीका है, अभी निकला है, जी। है ना। तो ये चीजें जो है ना, ये विरोध के नए नए हथकंडे हैं। अब मान ले मैं लग गया, मैं इस जिले का मैं कलेक्टर लग गया, जी। ठीक है, अब कहेंगे कि भाई आपको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आप तो कलेक्टर हो गए हो, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? बोले इससे जो दूसरे आपके भाई बंद है ना, समाज के जो गरीब लोग हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा, उनकी सीट है, वो आएंगे आगे। जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। अब जो ग्रामीण में एरिया में जो मेहनत मजदूरी करते हो, कहाँ से लाखों रुपए खर्च करेंगे? और उदाहरण भी उसका देंगे, जो पंचर बनाता है, सब्जी बेचता है और छोटा मोटा मजदूरी का काम करता है, कि वो उसका बच्चा, अरे उसका बच्चा तो जा ही नहीं सकता वहां तक, भाई कैसे जाएगा वो? अब कलेक्टर का लड़का कभी ये ग्रुप डी की तैयारी करेगा, कभी क्लर्क लगना पसंद करेगा, कभी कांस्टेबल में जाएगा, कभी वो नहीं करेगा इनकी तैयारी। वो कलेक्टर का लड़का है तो कलेक्टर की ही तैयारी करेगा। वहां भी तो कंपटीशन बने ना। मान लिया अगर 2000 कलेक्टर हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के, जिनको रिजर्वेशन मिलता है, अब उनके जो लड़के लड़कियां हैं, अगर वो कलेक्टर की तैयारी करते हैं और दूसरे और भी करते हैं नए, तो वहां भी कंपटीशन है आपस में, और बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, वहां से भी क्रीम निकल के आती है। अब जिनके वो उदाहरण देते हैं ना, सब्जी बेचने वाला, पंचर लगाने वाला, मजदूरी करने वाला, उनके बच्चे आते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं? ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, उनके बच्चे कांस्टेबल बनेंगे, आर्मी में कहीं भर्ती हो जाए, या और जो क्लास 3 या क्लास 4 की जो जॉब्स हैं, वो उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं। अब उनका कहाँ टकराव हुआ? कलेक्टर के लड़के तो बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं, वो छोटी पोस्ट के लिए करते हैं।
ये एक पीढ़ी का गैप हो जाता है। मान लिया आज जिसको ग्रुप डी की नौकरी मिल गई है या कोई क्लर्क बन गया है, हाँ, वो अपने बच्चों को क्लर्क बन गया है, वो अपने बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवा सकता है। छोड़ देने से क्या होगा? वो खाली रहेंगी सीट फिर। छोड़ना कोई समाधान नहीं है ये। और वो अगर ये जो एक मिनट, नहीं, मैं एक तर्क और देना चाहूंगा, अभी मुझे रोकिए मत इसमें। अगर ये फॉर्मूला अगर वो बोलते हैं कि इंसाफ है ये उनके प्रति, अब फिर तो ये कहोगे ये जो बनिया जो गरीब लोग है, बनिया जाति में मुकेश अंबानी, रिया अडानी सारे बनिया लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा करके अमीर बन गए, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। तुम मत लगाओ ये कंपनियां भी रोको तुम, ताकि गरीब बनिए है वो भी ऊपर उठे, उनको भी करने दो। जो मंदिरों में सैकड़ों सालों से पुजारी बने बैठे हैं, लाखों करोड़ों के मालिक हो गए जो ब्राह्मण समुदाय से जो लोग हैं, और जो गरीब ब्राह्मण है उनको रोको भाई कि तुम हटो यहाँ से, तुमको छोड़ देना चाहिए पुजारी तो, या और जो धन संपत्ति इन गरीबों को दे दो, थोड़े ये भी अमीर हो जाएंगे। और जो दूसरे समुदाय हैं, जो खेती समुदाय खेती करते हो, वो करोड़पति हो गए हैं। अब उसी समुदाय में गरीब लोग भी हैं, तो उनको बोलो तुम छोड़ दो भाई इसको, तुम तो करोड़पति हो गए ना, अब दूसरे गरीब है तुम्हारी जात के, अब उनको भी तो ऊपर उठने दो। वो ये फॉर्मूला वहां भी लागू कर लो। अब कौन कहेगा ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। तो हर जगह लागू करके देखो कौन मानेगा? हमको सलाह देंगे, जो रिजर्वेशन बेनिफिशरीज है ना, उनको सलाह सूचन करेंगे सारा का, तुम्हारे ऊपर लागू कर लो। अच्छा डॉक्टर साहब एक और भी है, मैं भी इसमें ऐड कर दूं, जिन्होंने हमारे ऊपर उठने तक प्रॉब्लम है, जिन्होंने हमारे आरक्षण तक प्रॉब्लम है, जिन्होंने हमारे ज्ञान तक संविधान तक एलर्जी है, वो हमारे निचले तबके के बारे में इतना प्रेम करते लिए प्रेम नहीं है, मतलब सोचो भाई उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, मतलब ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कमाल नहीं हो गया भाई, तुम इतने शुभचिंतक कहां से हो गए हमारे कि तुमने वो दिखने लगा कि वो रह गया एक भाई। इतने शुभचिंतक अगर होते देश में तो इस प्रकार का माहौल क्रिएट नहीं होता। जी डॉक्टर साहब एक फिर ये आगे चर्चा, आजकल आप भी देख रहे हो कुछ राजनीतिक पार्टी अब चर्चा करती है इस विषय पर, तो कि जो आरक्षण है वो दबे कुचलों के लिए है, जो पीछे रह गए हैं। अब गरीब और दबे ये हर जाति में हर वर्ग में मिल जाते हैं, तो क्यों ना उनको ऊपर उठाने के लिए भी उनको भी मदद दी जाए। मतलब कि सीधा सा मैं कहूं कि आरक्षण जो हो आर्थिक आधार पर हो जाए, जाति आधारित ना हो। देखो जैसे मैं बता गया, रिजर्वेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो एक इतिहास से, इतिहास का जो शोषण है, इतिहास में जो व्यवस्था समाज व्यवस्था रही है, वो उसकी उत्पत्ति का आधार है। जी गरीबी नहीं है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि इसको गरीबी दूर करना है या गरीबों को ऊपर उठाना है। ये बकवास है, कोरी बकवास है ये जो भी करते हैं। ना कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कहीं चर्चा है, ना संविधान के उस समय जो विशेषज्ञ थे या संविधान को बनाने वाले लोग थे उन्होंने भी इसको नकारा था। वहां भी आई थी ये बात, है संविधान सभा में भी आई थी, वहां भी वो बेउद्देश्य साबित हो गए थे। क्या फालतू ये बकवास करते हैं, आरक्षण का आर्थिक आधार पे हो क्यों हो, ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है क्या? ये अलग बात है कि जो समुदाय पीछे रह गए हैं, गरीब रह गए हैं, सभी जातियों में गरीब होते हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए तमाम सरकार उनको सहायता कर सकती है, लेकिन रिजर्वेशन नहीं कर सकती उनके लिए। उनकी गरीबी दूर करना है, उनको कुछ सहायता दे सकते हैं, पैसे की दे सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। रिजर्वेशन का जो आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है, गरीबी का आधार सामाजिक और शैक्षणिक नहीं है। अगर हाई कास्ट का है, जिसको कहते हैं कि ब्राह्मण है या बनिया है, राजपूत कास्ट से अगर कोई आदमी है, भले वो गरीब हो, अगर वो गरीब भी है तो उसका सामाजिक जो हिसाब किताब है, सामाजिक लेवल है ना, बहुत ऊंचा है। वो उसको सामाजिक तौर पे कोई वंचना, कोई अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, सामाजिक तौर पे उसको बहुत सम्मान मिलता है। तो इसलिए जो रिजर्वेशन का जो बेस है वो जातिवाद के आधार पे जो सताए गए लोग हैं उनको जाति के हिसाब के ऊपर ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि बेस ही ये है अत्याचार का। रिजर्वेशन का जो बेस है वो आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता, क्योंकि जो वंचना हुई है, जो अन्याय, अत्याचार और शोषण का जो आधार है भारत में, वो आर्थिक नहीं है। भारत में गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार नहीं होता, भारत में अत्याचार का बेस कास्ट है। तो इस एक मिनट, मुझे एक लाइन और डालनी पड़ेगी। उस अत्याचार को अगर खत्म करना है, उनको ऊपर उठाना है, उन लोगों को जिनके ऊपर अत्याचार होता है उनको सुरक्षा देनी है, तो जात उनको ऊपर उठाने का जो भी आधार बनेगा, चाहे वो रिजर्वेशन हो चाहे अफर्मेटिव एक्शन हो, जात के ऊपर ही आएगा, इसलिए जरूरी है ये। डॉक्टर साहब फिर चर्चा न वही चली जाती है दोबारा से उन लोगों की कि जैसे मान लीजिए कि जातिवाद के कारण उनको आरक्षण दे दिया गया,
है जातिवाद उनके साथ। अब इस आरक्षण से फिर वो कह रहे हैं कि हम वंचित रह गए, हम पीछे रह गए, हमारा जो समाज है वो पीछे रह गया। इसको कैसे देखोगे आप? उनको नहीं, किस बात को क्लियर कैसे करोगे सर? ये तर्क देते हैं ऐसे। अब पूछो कैसे पीछे रह गया? गरीब लोगों को ऊपर उठाने में दूसरे लोग कैसे पीछे रह जाएंगे? अब ये तो ये चाहते हैं ना कि सारी की सारी चीजें हमारे पास हों। अगर 100 वैकेंसी निकली, 100 नौकरियां, 100 की 100 मेरे पास हों बस। अब ये तो ये अन्याय, ये तो एक इंसाफ का ना इंसाफी। ये तो उनका किस आधार पे कह सकते हैं भाई हो गया? अभी तो जितने आदमी हैं वो जनसंख्या के आधार पे दिया गया है। मेन कारण तो वो है, जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 15.5% हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं 7.5% हैं, उतना ही है उनके पास। 100% कहाँ है? अच्छा, दूसरी बात, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन है कितनी? मुट्ठी भर लोग हैं वो तो। अगर ये 22.5% इनका निकाल दें, 27% शेड्यूल उसका बैकवर्ड क्लास का निकाल दें, 27 और 22.5 49% हो गया। जी। तो 51% कितने लोग? 15% लोगों की संख्या नहीं बनती उनकी, जिनको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं पूरे देश में अगर गिना जाए तो। अब 15% लोगों 51% उनका तो है रिजर्वेशन, कम है क्या? अब कौन कहेगा कि ये नाइंसाफी है? तो इंसाफ हो गया। अगर थोड़ा हम आप मुझे टाइम दो, 2 मिनट के लिए, तो इसका ये जो सवाल है, जब देश में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई वो आजादी से पहले हो गई थी। जी। कोल्हापुर रियासत में छत्रपति शाहू महाराज जो महाराजा थे, शिवाजी महाराज के वंशज थे वो, तो उनके जो रियासत थी, उस रियासत में उन्होंने 26 जुलाई 1902 को कर दी थी। जी। उसके सामने भी ये तर्क, उनके सामने भी ये तर्क आया था कि भाई अगर ऐसे करोगे तो उनके जो प्रधानमंत्री थे ब्राह्मण थे, कि अगर इन बैकवर्ड क्लास के ये जो अछूत लोग हैं इनको आप प्रशासन में ले आओगे तो प्रशासन है ये ठीक से चल नहीं पाएगा, तो बैक गेर लगेगा। तो वो महाराजा बड़े समझदार महाराजा थे, वो ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे उनके, उसको लेके गया घोड़ों के अस्तबल में, जहाँ पे घोड़े रखे हुए थे सबके घोड़ों के गले में अपना अपना चारा डांग देते हैं, ताकि मजबूत घोड़े, कमजोर घोड़े अपना अपना चारा खा लेंगे वो। आज भी जहाँ घोड़े के अस्तबल में ऐसे ही खाना दिया जाता है घोड़ों को। जी। तो प्रधानमंत्री को महाराजा ने कहा कि ये सब घोड़ों के मुंह से जो चारा बांधा हुआ इसको हटा करके एक जगह डाल दो, एक जगह एक ढेर डाल दिया, सारे घोड़ों को खोल दो। जो मजबूत और तंदुरुस्त घोड़े थे वो आगे निकल गए और उन घोड़ों को मारना शुरू कर दिया, सारा चारा वो खा गए। बोला और डाल दो चारा, और चारा एक जगह डाल दिया, जो मजबूत और पहले से तंदुरुस्त थे आगे थे वो फिर चारा खा गए। तो फिर महाराजा ने उससे पूछा प्रधानमंत्री से जी। कि अब इन कमजोर घोड़ों का क्या किया जाए, इनको मरने दें, कितना ही चारा डालो ये सब मजबूत और तंदुरुस्त घोड़े ये खा जाते हैं। ये वाली व्यवस्था सही है या सबको अपना अपना दे दिया वो वाली व्यवस्था सही है? तो उस ब्राह्मण प्रधानमंत्री जो थे ना, उसके पास जवाब नहीं था। यही वो व्यवस्था है, ये समझाने का तरीका था शाहू जी महाराज का ये। जी। उसमें संविधान तो था नहीं, यही था। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आरक्षण है वो इसलिए जरूरी है कि ताकि कमजोर लोगों का हक जो ताकतवर लोग हैं वो ना खा सके। ना खा सके, बिल्कुल। जी। और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो ताकतवर ये कह रहे हैं कि वो कमजोर लोग हमारा हक खाएंगे। दुनिया में होता है कहीं? ये सबसे बेहूदी और बेवकूफी पने की बात है ये तो। कमजोर लोग किसका हक खाते हैं? अगर वो हक खाते तो कमजोर ही कहाँ रहते? मतलब कमजोर लोग कब हक खाते हैं किसी का? हक खाने वाला हमेशा मजबूत होता है। जी। तो डॉक्टर साहब जो दिए गए थे जो वीडियो का नीचे कमेंट ज्यादातर वो थे कि आरक्षण क्या है, ये भीख है, और आरक्षण देश के लिए क्या क्या दिया है, और बैकफुट पे ले आया आरक्षण देश को। और कुछ विरोध करने वाले बोल रहे थे कि हमारा हक छीन रहे हैं, कम नंबर वाले आगे निकल जाते हैं, ज्यादा नंबर वाले पीछे रह जाते हैं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए या फिर गरीब उस पे होना चाहिए, जाति पे होना चाहिए, और असली हकदार को नहीं मिल पाता। मीन्स जो नौकरी लग गए हैं एक बार उन्हें फिर वो छोड़ देना चाहिए। तो ये भाई साथियों जो सवाल जो दिए गए थे हमने जो नोटिस किए वो सारे सवाल हमने ये डॉक्टर साहब से हमने चर्चा की है और डॉक्टर साहब ने हर सवाल को खोल के बताया है। अगर आप किसी भी जवाब से संतुष्ट ना हो या फिर इसके अंदर कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करें और कमेंट करके आपके सवाल को तवज्जो दी जाएगी, दोबारा फिर से लिख करके और आपके सवाल को बताया जाएगा। दूसरा, अगर कोई साथी, कोई जानकार साथी, देखो भाई ऐसा ना हो कि जिसके घर का दिमाग ना हो, बुद्धि ना हो खुद की, ऐसे हो हमें, अगर वो चर्चा करना चाहता है डॉक्टर साहब के साथ तो उसका भी स्वागत है, हमसे संपर्क करें
डॉक्टर साहब के सामने ऐसी वीडियो बनवाएंगे हम बैठ करके, डॉक्टर साहब एक साइड होंगे, एक साइड वो साथी होंगे, और अपने सवाल है जो समाज में उठते हैं, हो सकता है अपने सवालों को कुछ और तरीके से बोले वो, तो वे हम समझेंगे और डॉक्टर साहब उनका जवाब देंगे। तो साथियों, आपने वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो जरूरी थी या नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताएं और साथियों साथ दें। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और जो साथी जो कर रहे थे सवालबाजी, उनके जवाब दिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम। थैंक यू जय भीम।